बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे जी। आज भी प्रोग्राम में हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, अपनी खबरें भी डिस्कस करेंगे और आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात जो है वो हम करवाने वाले हैं। तो आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है। इस वक्त बाहर कोमल मौजूद है, उनकी तरफ हम चलेंगे। कोमल, गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आज मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? ऑल्दो अभी तो बाहर बहुत अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी, तो बताइएगा क्या प्रेडिक्शन की गई। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज भी शहर लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क है। सुबह सवेरे ही सूरज मियाँ ने आंखें खूब दिखाई हुई हैं, अच्छी खासी गर्मी महसूस की जा रही है। हब्स में भी आज काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है और महकमा मौसमियात की जानिब से दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि सूरज और बादलों की आगचोली जो है वो जारी रहने वाली है। मौसम में कोई खासी तब्दीली तो देखने में नहीं आएगी क्योंकि हवाओं का सिलसिला जो है वो नहीं जारी और जिस वजह से अच्छी खासी गर्मी का एहसास बढ़ रहा है और बारिश ना होने की वजह से क्योंकि बारिशों का सिलसिला थमा हुआ है, इस वजह से स्मॉग में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत की जा रही है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही साथ घरों से बिला फजूल निकलने से भी गुरेज करें। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 84% और हवा की रफ्तार जो है वो 9 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और बात की जाए दिन भर के हवाले से तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जो है वो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 154 रिकॉर्ड किया जा रहा है और अगर ये जो फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ाने वाले अवामिल हैं अगर इन पर काबू ना पाया गया तो आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी कोमल ने हमें बताया कि किस तरह से शहर की फ़ज़ा जो है वो आलूदा होती चली जा रही है। तो थैंक यू सो मच कोमल, आपने मौसम की सूरत हाल से भी हमें आगाह किया। अब बढ़ते हैं कुछ शहर की खबरों की तरफ। पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे आज, पेट्रोल 5.25 रुपये लीटर महंगा करने की तैयारियां, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। डेंगू मच्छर ने मजीद 103 अफराद को निशाना बना लिया। एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल बनाने का प्लान तैयार। इसके बाद GFBR गोशवारों का हदफ पूरा करने में नाकाम, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। जी तो ये थी आज की खबरें, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, कभी परेशानी नहीं होती सुबह सुबह ऐसी खबरें सुन के कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, ऑयल की कीमत बढ़ गई है? ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर आज हमने पेट्रोल की कीमत डिस्कस की है, कल बताएंगे किराए बढ़ गए, परसों बताएंगे कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। तो क्या बड़ा आप रिलैक्स नज़र आ रहे हैं? हम तो गुज़िश्ता 3 बरस से एक ही स्टेट ऑफ माइंड में हैं और वो स्टेट ऑफ माइंड यही है कि हम जिस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नामुमकिन तो कुछ नहीं होता, बहरहाल मुश्किल होता जा रहा है। और पहले तो ये होता था कि महीने में सिर्फ एक दफ़ा, यानी जब महीने की आखिरी तारीख होती थी उस वक्त ये ख़बर मिलती थी कि आप पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली होगी, कमी होगी या इजाफा होगा। अब ये ओगरा की बदमाशी कहें या जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनकी बदमाशी कहें कि उन्होंने ये पॉलिसी राइज करा दी कि महीने में 2 दफ़ा। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। ओगरा की बदमाशी या फिर आपने कहा ऑयल कंपनियों की? हाँ। इनको रेगुलेट करने के लिए इन पे चेक एंड बैलेंस ओगरा है ना बुनियादी तौर पर। देखिए ओगरा का काम क्या है कि उसने ऑयल एंड गैस का पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने वाली तमाम कंपनियों को। सोमरू साहब, हमारी रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रियासत ने ओगरा के हवाले किया है ना। अच्छा। तो जब रियासत ने ओगरा के हवाले किया है तो ओगरा कंपनियों को रेगुलेट करती है या नहीं करती, ये तो ओगरा ही बेहतर जानती है। अवाम ये जानती है कि ओगरा इस बात के लिए हर 15 दिन बाद बेचैन होती है कि वो कीमतों में इजाफा कराए। आप देखिए, जब ऑयल आप खरीदते हैं ना तो एक दिन का ऑयल नहीं होता। तमाम कंपनियों के, आप ये शेखोपुरा की तरफ चले जाएं जहाँ पर इनके डिपो बने हुए हैं, वहाँ पर इनके पास कमोबेश 40-40 दिन का ऑयल स्टोर होता है। बड़े बड़े टैंकर्स वहाँ पर आपको नजर आएंगे। अच्छा,
जो इनके पीछे हेड ऑफिस हैं, मरकज़ है, कराची पे चले जाएं, कराची पोर्ट पे जाएं तो वहाँ पर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर भी आपको ऑयल के बड़े बड़े टैंकर जो हैं वो नज़र आएंगे, उनको रिजर्व रखा जाता है। ये हुकूमत की पॉलिसी है। अब ओगरा का जो बुनियादी काम है कि वो पब्लिक को रिलीफ फराहम करे कि इन कंपनियों को रेगुलेट करने के नतीजे में, लेकिन ओगरा ये करता है कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के बजाय इन कंपनियों के इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहा है। जो मुस्तकिल तौर पर कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे जिस कंपनी ने बल्क में ऑयल, अब वो कम से कम जो है वो आपका लाखों लीटर ऑयल जिसका पड़ा हुआ है वहां पर सेविंग में एक डिपो के ऊपर, तो जब कीमत 5-5 रुपए 10-10 रुपए बढ़ती है तो वो तो बैठे बैठे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं, बैठे बैठे कुछ भी नहीं करना होता उन्होंने और वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। अच्छा, जब पेट्रोलियम कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी और उसमें कहा था कि इन कंपनियों की मिलीभगत, किससे मिलीभगत? ऑब्वियसली ओगरा के साथ। इन कंपनियों की मिलीभगत के नतीजे में जो ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ी और ऑयल की शॉर्टेज पैदा हुई। उस पर हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनियां इतनी ताकतवर हो गई हैं कि अगर वो ये पॉलिसी तब्दील करा सकती हैं कि महीने में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कीमतों में इजाफा होगा, तो चाहे वो लेवी टैक्स लगाएं चाहे दूसरे टैक्स लगाएं, वो तो बात की चीज़ें हैं ना। पब्लिक को तो एंड कंजम्पशन जो है उसकी कीमत अदा करनी है कि जो पेट्रोल जो है वो पोर्ट के ऊपर उसका रॉ मटेरियल या रिफाइनरी ऑयल में जाने से पहले वो 30 से 35 रुपए लीटर मिल रहा है और वो रिफाइन होते होते और उसके बाद एंड कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 125 या 130 रुपए लीटर उसको मिले, तो कंज्यूमर ने तो ये सवाल करना है ना, हुकूमत से करना है कि हुकूमत जो है वो या तो ओगरा को खुली छूट दे रखी है या फिर इन कंपनियों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ साजबाज कर चुके हैं। इसके अलावा तो कोई और तीसरी बात नजर ही नहीं आती। बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है, उस उतार चढ़ाव का बराह रास्त फायदा यहाँ की आवाम को बहुत कम मिला है, कभी मिला ही नहीं। अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में थोड़ी सी भी कीमत बढ़ती है तो यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करके कई गुना कीमत बढ़ाई जाती है। तो सवाल हमें हुकूमत के साथ करने के साथ जो ओगरा है उससे भी करना चाहिए कि जनाब ओगरा, आपने कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, कभी कुछ बता दें, या आप लोगों ने उस सेफ डिस्टेंस की पॉलिसी के तहत जो पब्लिक है उसको अदर्स कंसिडर किया हुआ है और खुद जो है वो एलीट सोसाइटी के अलमबरदार बनकर सोसाइटी को इस तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की जेब पर भी डाका डाला जाए हर 15 दिन बाद और आम आदमी की जिंदगी भी अजीरन की जाए। अच्छा सुमर साहब, आपने आम आदमी की बात की है तो आम आदमी के तासुरात हम अपने नाज़रीन को दिखा भी देते हैं। फिर ये जो अवाम के साथ मजाक किया जा रहा है बार बार हर 15 दिन बाद, इस पर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है ये जान लेते हैं। अच्छा जी, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है, तो इस पर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है? हम बढ़ते हैं, हमारे रिपोर्टर हसनैन इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइए अवाम क्या कहती है। जी, शहरी हो जाएं तैयार, गवर्नमेंट शहरियों के ऊपर पेट्रोल बम गिराने को एक मरतबा फिर है तैयार। जो ओगरा है उनकी जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को एक समरी अरसाल की गई है जिसके मुताबिक ये दरख्वास्त की गई है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 5 रुपये 25 पैसे, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत में 3 रुपये इजाफा कर दिया जाए। ये याद रहे कि जो पाकिस्तानी अवाम है पहले ही पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा तरीन पेट्रोल वो ले रहे हैं। अभी जो 123 रुपये कुछ पैसे है, जब 5 रुपये 25 पैसे इजाफा होगा तो वो तकरीबन 130 रुपये फी लीटर के करीब पहुंच जाएगा। तो इसके ऊपर जो अवाम है वो क्या कहती है, अवाम से बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आए हैं, आप पहले ही हिस्ट्री का पाकिस्तान की महंगा तरीन पेट्रोल डलवा रहे हैं, 5 रुपये 25 पैसे 1 अक्टूबर से फिर महंगा हो जाएगा, तो क्या कहते हैं आप, ये जो गवर्नमेंट फैसला कर रही है अवाम के हक में? मेरे ख्याल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक तो हर चीज़ में महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, सेकेंडली आवाम के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इतनी सैलरीज वगैरह हों उनके पास और वो इतने खर्चे वगैरह अफोर्ड कर सके। पेट्रोल महंगा हो रहा है, पहले पेट्रोल सस्ता की है, अब उसके बाद जो है महंगा पे महंगा किए जा रहे हैं, महंगा पे महंगा किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक इतना महंगा पेट्रोल नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी है गलत है। इमरान खान साहब से अपील है कि एटलीस्ट जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं एटलीस्ट उनके बारे में सोचा जाए, जो लोअर क्लास फैमिलीज़ है एटलीस्ट उनके बारे में सोचा जाए कि अगर जो तो अमीर है वो तो डलवा लेगा,
जो हम जैसे गरीब है, हम लोगों की 25-30 हज़ार सैलरी है, उसमें से पेट्रोल का खर्चा पूरा करे, घर के खर्चे पूरे करे, कहाँ से पूरे करे खर्चे? मुझे ये बताइएगा, जब हमारे वज़ीर आज़म अपोजिशन में थे वो कहते थे जब महंगाई होती है तो मतलब है जो हुक्मरान है वो चोर है, क्या कहते हैं आप इसमें? अच्छा, मेरे ख्याल के मुताबिक अगर देखा जाए, इमरान खान साहब जो हैं वो राइट पे भी हैं, लेकिन जो टीम है उनके साथ, क्योंकि मैं एक बार पढ़ रहा था, न्यूज़ देख रहा था, एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि हमारे पास प्रॉपर हुकूमत चलाने के लिए टीम नहीं है, ठीक है, हम इस चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल भी झूठ है, बातें उन्होंने की हैं लेकिन उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं हो। जी बिल्कुल, जो इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम ने अपोजिशन में बातें की थी वो सिर्फ बातें ही थी, वो सिर्फ दावे ही थे, वो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। और इसके बरअक्स अब जब से गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई है तो गरीब आवाम का ये कहना है कि महंगाई की शरह में बहुत हद तक इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ जो पेट्रोल है उसकी कीमत में भी बहुत इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह से अवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो भी आपने देख लिया। अच्छा सुमरू साहब, मुझे सबकी खामोशी समझ से बाहर नज़र आती है, अपोजिशन भी इस मामले पर खामोश है, हुकूमत के जितने भी ओहदेदारान हैं इस मामले पर खामोश हैं, किसी का बयान नहीं कोई सामने आता है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जब हुकूमती ऐवानों के अंदर बैठने वाले जो पार्लियामेंटेरियन चाहे वो पंजाब की असम्बली में बैठे हैं चाहे वो फेडरल असम्बली में बैठे हैं, जब उनके मफादात या उनका बैकग्राउंड कारोबारी और तिजारती होगा तो वो अपने मुनाफे के घर से सोचेंगे। उनका पब्लिक से कोई सरोकार नहीं है। अगर वो बयान भी देंगे तो वो मजम्मत की हद तक होगा और वो सिर्फ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे थे ना कि अपने बिजनेस चमका रहे हैं। तो इनके पास कौन, इनके जो इर्द गिर्द एलीट क्लास है वो कौन सी है? वो मर्केंटाइल क्लास है या वो जो है यहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास है। उसके अलावा इनके इर्द गिर्द और कौन नजर आ रहा है? आप चाहे वो मुशीरों की सूरत में देख लें, एडवाइजर्स की सूरत में देख लें, या इनके जो इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं फेडरल में, प्रोविंसेस में, वही क्लास है। अब दो बुनियादी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर महंगाई बढ़ रही है। ये कहते हैं ना कि माफिया है। आप दो चीजों को आज तक नहीं कंट्रोल कर सके। नंबर एक, कि ओगरा के जरिए से इन कंपनियों को जो ऑयल की कीमतें मुसलसल बढ़ाती हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत सोसाइटी के तमाम शोबों के अंदर होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, वज़ीर आज़म अपनी हर तकरीर के अंदर तकरार के साथ बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो तामीराती सनत है हम उसको ऊपर उठा रहे हैं और हम तामीराती शोबे के ऊपर फोकस करके इससे जुड़ी 40 सनतों को हम तरक्की दे रहे हैं। आपको तो अंदाज़ा है या नहीं, मेरी गुज़िश्ता दिनों में बातचीत हुई, जो बुनियादी घर की तामीर के अंदर, चले ईंट पत्थर और उसकी तो हम बाद में करेंगे ना, वो तो एक अलग, उसकी कीमतों में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है। आपने सरिये की कीमत देख ली कि 1 टन सरिया जो है वो 1.25 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। तो आपके 6 फुट बाय 3 फुट का जो लकड़ी का टेबल जो औसतन जो है 18 से 25 हज़ार के दरमियान बनता था, उसकी कीमत 80 हज़ार रुपए तक चली गई है। अब एक घर के अंदर जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है उस घर के अंदर रखने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहां तक पहुंच गई है। ये तो मैं आपको एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। हर शोबे के अंदर दो वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल और दूसरा डॉलर लोग खरीद रहे हैं। अब आम आदमी तो नहीं खरीद रहा, यहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास खरीद रही है ना। हुकूमत ने आज तक ये मैकेनिज्म वाजे नहीं किया कि एक शख्स जो है वो किसी भी करेंसी एक्सचेंज के पास जाकर $10,000, $5,000, $1,00,000 जब वो लेता है, उसको कन्वर्ट कराता है, वो किस पर्पस के लिए कराता है? बिल्कुल आपके पास ये सिस्टम है कि करेंसी एक्सचेंज वालों के पास जाएं, आपको वहां आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, आपको कंप्यूटराइज स्लिप मिलती है, और ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो कि आपने ये पैसे चेंज कराए, डॉलर आपने यहां से लिए हैं। तो जब लोग डॉलर खरीद कर अपने पास डंप करेंगे, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो नतीजा क्या होगा कि आपके डॉलर की कीमत बढ़ेगी। डॉलर की कीमत बढ़ेगी, आपके जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों जो हो रहे हैं
उसका बराह रास्त असर इकोनॉमी पर होगा, तो इकोनॉमी आपकी गिरेगी। अच्छा, साहब हमें बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है, मैं उनका कमेंट इस पे चाहूंगी। चीफ एडिटर 24 डिजिटल, सीनियर तज्जियाकार हैं सलीम बुखारी साहब। उनसे हम जानते हैं अवाम पर एक के बाद एक जुल्म किया जा रहा है। 100 के अवाम उठती है तो खबर मिल जाती है आज ये चीज़ महंगी, आज ये चीज़ महंगी। ये मजाक क्यों अवाम के साथ किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवाम बेचारी बिल बिला उठी है, एक बार फिर से 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक पेट्रोल की कीमत में इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। क्या मजाक किया जा रहा है? ये मजाक तो मुसलसल जारी है। आपको याद होगा बजट के बाद से उन्होंने कहा था कि हम कोई भी मिनी बजट किस्म की चीज जो है वो लेके नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से 5वीं दफा बढ़ रही है पेट्रोल की कीमत। और इस पर इंतहाई ढिठाई से ये भी कहा जाता है कि अभी तो इस रीजन में हम सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। यानी वो पेट्रोल जो 76 पर उन्होंने इनहेरिट किया था उसको 130 तक पहुंचा के बैठे हुए हैं, और फिर इसका दिफा भी करते हैं कि ये तो अभी बहुत कम है जी, अभी तो और बढ़ाएंगे इसको। और जितनी भी उनकी इसके हवाले से स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डॉलर की कीमत आपके सामने है, कुछ उनके बस में नहीं है, क्योंकि IMF की जो कंडीशनैलिटीज वो मान के बैठे हुए हैं, उससे तो ये अवाम को भी और ब्लीड कराएंगे, अभी और चीखें निकलेंगी। आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक अवान ने भी और असद उमर साहब ने कहा था कि चीखें तो निकलेंगी। अब ये चीखें जो है सॉब्स में बदल रही हैं, हिचकियां बन गई हैं, लेकिन किसी की सेहत पर कोई असर नहीं है। इंतहाई ढिठाई से हर 15 दिन के बाद कीमत में इजाफा हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आती कि हुकूमत मिलाकर कहाँ जाके सांस लेगी। अवाम के तो बर्दाश्त से बाहर चीजें होती जा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आवाज की आवाज कौन बनेगा? ऑपोजिशन भी चुप बैठी है, और ऑपोजिशन भी जब बाहर निकलती है तो आड़ अवाम की ली जाती है, अवाम का नारा लगाया जाता है। अब इस पे ऑपोजिशन की खामोशी भी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आने वाला है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी और ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये इररेलेवेंट हो जाएंगी। लोग खुद सड़कों के ऊपर आएंगे। आप उसके मज़ाहिर ऑलरेडी देख रहे हैं, चाहे वो टेस्ट देने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो ताजर हैं। आप देखें पूरी की पूरे सेगमेंट्स जो है सोसाइटी के वो सरापा एहतजाज है। और अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत बहुत ज़्यादा देर तक इसको बर्दाश्त कर पाएगी। इसलिए कि मुझे यूं लगता है कि अवाम अपना सियासी जमातों के मोहताज रहेंगे, बल्कि अपने हक के लिए खुद ही सड़कों पर निकलेंगे। तो वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल की तरफ यानी इशारा मैं कर रहा हूँ। आपको याद होगा एक वक्त आया था जब बिजली की कीमतें काबू से बाहर हुई थी तो लोगों ने वापडा के दफ्तर जला दिए थे, लेस्को के बेपना दफ्तर हमारे सामने जले थे। तो उससे डरना चाहिए मेरे ख्याल से। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लें, क्योंकि ऐसा भी हुआ है इस मुल्क में कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो रही होती हैं और हमारे यहाँ बढ़ रही होती हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहा करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान चोर होते हैं, उनकी जेबों में जाती है लेवी जो है, तो ये अब क्या हो रहा है, इसका नोटिस उनको फिलफौर लेना चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर अपोजिशन मैं उसको मुजरिम कहूँगा, बल्कि वो सहूलतकार है इस वक्त हुकूमत की, कि अपोजिशन का बुनियादी काम ये है कि वो मैस मोमेंटम डेवलप करके पब्लिक को इंगेज करती है और पब्लिक की वॉइस बनती है। आप ये क्यों नहीं बन पा रहे? उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि जब अपोजिशन के टॉप लेवल की क़यादत जो है वो इस बात के इंतज़ार में हो कि मुख्तलिफ मामलात जो उनकी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको तय किया जाए, और उनको तय जब कर लिया जाएगा तो फिर अगले स्टेप्स लिए जाएंगे, तो नतीजा ये होता है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो कैमोफ्लेज हो जाती है। अब जब पूरी पार्टी कैमोफ्लेज होगी तो उसका असर पब्लिक में ये जाएगा कि पब्लिक की आवाज़ ही कोई नहीं बनेगा। शहर लाहौर की अगर आप बात करें, शहर लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है और मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ है। तो मुझे बताइए, गुज़िश्ता 3 बरस के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने इस शहर के अलावा इस मुल्क की आवाज उठाने के लिए लाहौर में क्या किया? क्यों नहीं किया? वो इस किया कि जब आप टॉप लेवल पे मामला तय कर रहे थे तो फिर आपको पब्लिक के साथ सरोकार नहीं होता। आपने सही कहा जी। पब्लिक के तासुरात हमारे पास आए हैं जी, दिखाइए आयशा। गरीब आदमी रोज दे रोज फिसता जा रहा है। मैं जेड़ा 100 का पेट्रोल पाਉਂਦਾ ही उनकी कोशिश होती है 50 का पवाइए, तो उन्होंने खर्चे अगे वादे बिल वादे ने, महंगाई 3 गुना ज़्यादा हो गई। जो चोर की घुम्मत होएगी ਇਹੋ कुछ ही होएगा। चोर है इमरान खान, नवाज शरीफ चोर नहीं है, इमरान खान चोर है। हर चीज़ महंगी हो रही है और सिर्फ इसी वजह से कि पेट्रोल और डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है। हम भी कारोबार कर रहे हैं,
लेकिन फ़र्क हर चीज़ में पड़ रहा है इसी वजह से। अब ये और ऊपर जाएगी, ज़ाहिर बात है गरीब आदमी तो वैसे किसी तरफ का नहीं रहेगा। हर बंदे को फ़र्क पड़ रहा है, ना पड़ने वाली क्या बात है। इसने महंगाई के दौर में इतना 5 रुपये कितना लीटर बढ़ा है, और क्या होगा। हुकूमत ने तो कड़ाके निकाल के रख दिया सबके। बड़ी मेहरबानी इमरान खान साहब की, जो हमें इतना अच्छा पेट्रोल, इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं, ताकि उन्होंने कहा था गरीब आवाम कोई नहीं रहेगा, तो गरीब आवाम ऐसे ही मरेगी, भूखी मर रही है, कुछ बेरोजगार मारे नौजवान, तो ऐसे ही चलेगा। किस तरह से आवाम बेचारी बिलबिला रही है, ये आपने आवाम के तासुरात सुन लिए। ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ दीगर खबरें हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब हम जी डेंगू की मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालने वाले हैं। एक दिन में 103 मरीजों का ऐड हो जाना खतरे की घंटी बजा रहा है और इस पर जी अब जो इंतजामात की हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि हुकूमत की तरफ से क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, तो जी सोच लिया गया है हुकूमत की तरफ से जो एक्सपो सेंटर में फील्ड हॉस्पिटल कोरोना के दौरान बनाया गया था उसको अब डेंगू में शिफ्ट करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। सोमरू साहब क्या कहते हैं? देखिए, हुकूमत जो है ये फिर पब्लिक के साथ और आवाम के साथ एक नया फ्रॉड करने जा रही है। जो बुनियादी नौयत का काम था, महकमा सेहत के अंदर बैठी हुई सारी ब्यूरोक्रेसी इस बात से वाकिफ़ है कि डेंगू के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और वो प्लान ऑफ एक्शन यही है कि आप लार्वा को तल्फ करते हैं, लार्वा की निशानदेही करते हैं, छापे मारते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, टीमें तश्कील देते हैं, उन टीमों के ज़रिए से घरों के अंदर, मार्केट के अंदर, गोदामों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर आप उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। अच्छा, महकमा सेहत को ये मालूम है, हाँ। जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज के दौर में MPs और MNAs को ये मालूम था कि कहाँ कहाँ पर मुमकिन तौर पर पानी जमा होकर वहाँ लार्वा हो सकता है, तो आप देखें कि ये जाते थे वहाँ से सैंपल लेते थे और हमें लार्वा नजर आता ऐसे ही है। उस लार्वे को तल्फ किया जाता था, फिर वहाँ स्प्रे किया जाता था ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश ना हो। पहला काम ये है। अब आप डेंगू मच्छर की अफजाइश तो रोक नहीं रहे, आप कह रहे हैं अफजाइश आप कह रहे हैं घर के अंदर जो है ना मच्छर तो हैं, उनको तो नहीं मारना। आप ऐसा करें कि मच्छर वाली जाली ला के लटका दें और अंदर बैठ जाएं, मच्छर फिरते रहें, यानी मच्छर फिरते रहें। आप अस्पताल बना लें और डेंगू की रोकथाम के लिए उसकी जो प्रोडक्शन हो रही है उसको रोकने के लिए हमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है और हम पिछले 2-3 दिनों से जिक्र कर रहे हैं बार बार किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो था वो इंतजामात किए गए, सर्वेलेंस को मौसर बनाया गया, कार्रवाइयाँ की गई और इतनी मौसर प्लानिंग के बाद डेंगू पर हमने काबू भी पाया। तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब, सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। 103 मरीज जो हैं उनका इजाफा हो गया एक ही दिन में। डेंगू अपने पर जो है वो फैलाता चला जा रहा है और हुकूमती कार्रवाई आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ना, जब मैं बात करता हूँ तो फिर ये लोग कहते हैं जी कि जो है शायद तनकीद हो रही है या क्या हो रहा है। आपको शायद याद होगा कि आज से 2-2.5 माह पहले मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने इस पे मीडिया में भी बात की थी कि डेंगू का जो सिलसिला है वो ठीक नहीं है और इसकी कोई तैयारी नहीं हो रही, तो इसको तमाम मामला को देखना चाहिए और कोई मीटिंग्स नहीं हो रही। तो उसके बाद फ़ौरन आपको याद होगा कि DG हेल्थ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और फिर उसके बाद वो भी नहीं की गई और डेंगू की वॉक का अरेंज कर दिया गया। तो मकसद कहने का है कि कॉस्मेटिक सर्जरी तो नहीं करना थी। डेंगू एक ऐसा मर्ज था कि जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में बेपनाह काम हुआ और उस काम के बाद एक SOPs की एक समझे एक किताब बन गई, एक बुक बन गई, हर चीज़ इन राइटिंग लिखी हुई आ गई कि ये वो स्टेप्स हैं जिनको हम करेंगे तो डेंगू जो है उसको पनपने से पहले ही हम रोक सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। आप एक दफ़ा मर्ज को पैदा होने से पहले रोकते हैं और फिर आप उस मर्ज के इलाज का बंदोबस्त करते हैं। ये हुकूमत जो है वो अब क्या मैं कहूँ, अब कह के थके हैं। अब तो अजीब सा लगता है बार बार ये बात करना। ये हर शोबे में नाकाम होने के बावजूद दोनों चीज़ों में नाकाम है कि इनको सबसे पहले इस मर्ज को फैलने से रोकना था। जो एक मीटिंग्स का सिलसिला शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था कि एक SOP बन गया था कि भाई डेंगू की जो एक एडवाइजरी ग्रुप बना हुआ है, उसके अलावा डेंगू के और मुख्तलिफ ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर मसलन टाउन लेवल पर जो तहसील लेवल है
उस पर भी डेंगू की जो कमेटीज बनी हुई थी, रिस्पांस कमेटीज, इमरजेंसीज कमेटीज। अच्छा ख्वाजा साहब, इसी पर ख्वाजा साहब मैं सवाल करना चाहूँगा आपसे, इन्हीं कमेटियों के हवाले से और इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के साथ मिलकर डेंगू के खिलाफ ऑपरेशन करती थी या इंस्पेक्शन करती थी, क्या मुस्लिम लीग नून इन कमेटियों को, इन ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ ही उठा के ले गई है, या हुकूमत में इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो इन कमेटियों और ब्यूरोक्रेसी से वो काम ले सके जो आप लोग काम ले रहे थे? देखिए जी, इसका सवाल का जवाब यह है कि आपने वो लतीफ़ा सुना होगा कि एक शख्स ने नकल करना थी, और जब उसने नकल की तो उसने वो जो टेस्ट पेपर होता है वो उससे देखकर पेपर पर कॉपी कर लिया, लेकिन उसने सिर्फ किया ये कि जो एक टेस्ट पेपर पर एक हाथ का निशान बना होता था वो भी साथ बना दिया। तो बड़ी खुली सी और साफ सी बात है कि ब्यूरोक्रेट्स का काम आपकी पॉलिसीज पर इम्प्लीमेंट करना होता है। जब इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर जो हैं, जब उनके ज़हन ही कुंद हो और जब उनके जहन में सिवाय इंतकाम के, सिवाय नफरत के और सिवाय इस चीज़ के कि किस तरह से अपने सियासी मुखालिफिन को हर इशू में फंसाना है, किस तरह से इबरत का निशान बनाना है, किस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो स्क्रू करना है, जब आपकी तवज्जो, आपकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो आवाम की फलाह, आवाम के मामलात और गवर्नेंस बेहतर करने की बजाय अपने सियासी मुखालिफिन को ठिकाने लगाना और उनसे इंतकाम लेना हो, तो फिर आप इंतकाम में अंधे हो जाते हैं और आपको कुछ नजर नहीं आता। वो तमाम कमेटीज अपनी जगह पर SOPs मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह हमारे दौर में क्या होता था कि तमाम अरकान असम्बली, तमाम स्टेक होल्डर्स, उन तमाम को इन कमेटीज का हिस्सा इसलिए बनाया गया था कि एक हल्का लेवल तक, यूनियन कौंसिल लेवल तक जो है, आप लोकल बल्दियाती निज़ाम के नुमाइंदगान भी मौजूद थे कि उनको साथ लेकर इन तमाम कामों को किया जाए। आज आप देखें कि लाहौर का जो मेयर है, जो आईनी मेयर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया हुआ है, वो अदालत में दरबदर हो रहा है। इसी बात। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और चीज़ मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगी, हमने ये हमेशा से सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से अगर जागी है हुकूमत तो फील्ड अस्पताल जो बनाया था एक्सपो का, अब उसको डेंगू में शिफ्ट करने की जो बात की जा रही है, लेकिन सर्विलेंस उस तरह से नहीं की जा रही है, आवाम को शऊर नहीं दिया जा रहा, चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं रखा जा रहा, घरों में जाकर चेकिंग नहीं की जा रही, तो जब तक ये सब कुछ नहीं किया जाएगा तो क्या सिर्फ अब मरीज भर्ती करने पर जोर रखेंगे? देखें, बड़ी खुली सी बात है कि ये बेवकूफ़ों का टोला है। आप मुझे बताएं, एक्सपो का हॉस्पिटल पहले जो उन्होंने बनाकर कौम को जो टीका लगा दिया है अरबों रुपए का, उसके अलावा वहाँ पे क्या निकला है? अगर आपने कोई काम करना ही था तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सर्विलेंस को मजबूत बनाएं। जो टायर शॉप्स के SOPs हैं कि टायर्स को जो है आपने किस तरह से ढक के रखना है, क्या आपको कहीं वो SOP नज़र आते हैं? जंक यार्ड्स के जो SOPs हैं, क्या वो आपको कहीं नज़र आते हैं? आप बहुत सारे जो स्विमिंग पूल्स के और दूसरे तीसरे मामला थे, जो एक SOPs ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ डेंगू हॉटस्पॉट्स हैं, पूरा एक डाटा मौजूद है कि इस शहर में डेंगू हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ हैं, उन हॉटस्पॉट्स को जाकर क्लियर कर लिया जाए तो मामला बेहतर हो जाएगा, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 90 रुपए का डेंगू टेस्ट जो है वो शिवाशी साहब ने यकसा तौर पर करवाया था, मुझे आज भी याद है, हर जगह हर हॉस्पिटल में। इवन वो हॉस्पिटल जो हुक्मरान जमात का अस्पताल कहलाता है, वहाँ पर भी उस वक्त 90 में टेस्ट होता था। आज मुझे बताएं ना आज कितने में टेस्ट होता है? तो सबसे पहले तो आप ये काम तो कम से कम कर सकते हैं कि अपने हॉस्पिटल को ही जो है वो हिदायत दे दें कि जनाब टेस्ट जो है वो 90 रुपए में कर दिया जाए, या बाकी जगहों पर टेस्ट जो है उसको यकसा कीमत मुतय्यन कर दी जाए। पहले लोग कोरोना में लुटते रहे, हजारों रुपए के टेस्ट कराते रहे, अब लोग बेचारे डेंगू में लुटना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब यहाँ पर एक सवाल है कि इमरान खान बराह रास्त या PTI वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बार बार बात करती है और बड़े अरसे से कर रही है, और इंसानी सेहत को जो है वो समझती है कि हम इंसानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल है। आप समझते हैं कि हुकूमत की मौजूदा जो पॉलिसी है वो कोई वाज़ेह डायरेक्शन रखती है कि जिसका बेनिफिशरी जो है वो एक आम आदमी सेहत के हवाले से हो? और इसी के साथ दूसरा ये कि क्या मुस्लिम लीग नवाज जो है ख़ास तौर पर डेंगू के हवाले से जो मसाइल पैदा होने का अंदेशा है, इससे मुतल्लिक पंजाब असम्बली में कोई हुकूमत को कोई तजावीज़ देगी कि हुकूमत क्या करे? क्योंकि पब्लिक तो बहरहाल दोनों के लिए साझी है ना, वो हुकूमत के लिए हो या चाहे अपोजिशन के लिए हो। देखिए, जो पहली बात आपने की उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। दूसरी बात जो है उसका मैं आपको अपडेट ये दे दूँ कि अभी हमने चौधरी परवेज़ साहब से जो स्पीकर हैं उनसे अभी हमने 2 रोज़ कबल जो मुलाकात की है, जो हमारी एडवाइजरी कमेटी का इजलास होता है, मैं उसका मेंबर हूँ,
उसमें हमने बाकायदा ये तजवीज़ दे दी है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है इस पर बाकायदा बहस रखी जाए। तमाम अरकान जो हैं वो हेल्थ के ऊपर और डेंगू का जो एपिडेमिक आया है इस पर बाकायदा बहस करें और अपने अपनी तजावीज़ दें। और जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है PGI की जो तरजीहात हैं, वो बातें तो बहुत सारी सुनी थी हमने जब वो कंटेनर पे थे कि जनाब ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, हेल्थ जो है वो हर जगह मिलेगी, एजुकेशन हर जगह मिलेगी। हालत ये है कि हेल्थ के मामले में लोगों को अस्पतालों पर, सरकारी अस्पतालों पर गरीब मजदूर किसान के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। आपने वहाँ पर फ्री एहतियात का सिस्टम रैप अप कर दिया है। आपके आज बड़े बड़े अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती, आज ड्रेसिंग का सामान तक खत्म बहुत सारे अस्पतालों में हो गया है। हमारी प्रायोरिटीज जो थी वो जो हम बातें किया करते थे हम उससे बिल्कुल उल्ट हो गए हैं। हम इसीलिए तो हम बात पर यूटर्न की बात करते हैं। तो जो हेल्थ का राग लापते नहीं सकते थे, उन्होंने डॉक्टर का आज हाल क्या कर दिया है। उन्होंने NLE के नाम पर, PMDC को खत्म करने के नाम पर डॉक्टर्स को 65,000 से ज्यादा डॉक्टर्स को बेरोजगार कर दिया है। बिल्कुल, आज इस मामले पर भी हम बात करने वाले हैं। खालिद साहब, वक्त की कमी के बायस हम गुफ्तगू का सिलसिला नहीं आगे बढ़ा सकते। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम चीज़ जो कि हम डिस्कस करें, ये तो मौजूदा डेंगू की सूरत हाल थी, इस पर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने अपना कमेंट पेश किया। अभी आज की हमारी जो लीड स्टोरी है अखबार की, उसको कैसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। महकमा सेहत जो है उसकी जानिब से हमें इंतहाई गफलत का मुजाहरा नज़र आ रहा है। शहर के जितने बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर MS साहिबान के ओहदे खाली पड़े हैं, कोई रोल नहीं होता। समरू साहब MS का, तो फिर ये सीट ख़त्म कर दें। देखें, दो ही चीज़ें हैं ना, एक सेहत है और एक तालीम है, जो हर रियासत में, दुनिया की किसी भी मुल्क की रियासत हो तो वो उनकी तरजीहात होती है और वो नज़र आती हैं, प्रैक्टिकली नज़र आती हैं। अच्छा, अभी तो ये सेहत की, तालीम की भी ये सूरत हाल है। शहर लाहौर में आम बड़े 5 सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल के ओहदे खाली हैं। अच्छा, अब महकमा सेहत में आप देखिए कि बड़े अस्पताल शहर के, उसके बाद तो अस्पताल बचता ही नहीं। यानी मेयो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, और इसी तरह PIC है, जनरल हॉस्पिटल है, जिना अस्पताल है जहाँ पर MS नहीं है। ये है बड़े टीचिंग अस्पताल। अच्छा, दिलचस्प बात ये है, हुकूमत ने इन टीचिंग हॉस्पिटल में मुस्तकिल MS तैनात करने के लिए जो हुकूमत की पॉलिसी है, 1 बरस पहले प्रोसेस शुरू किया था और वो प्रोसेस हॉल्ट हो गया। उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया गया। उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी की नाहली है, उसके अंदर वजीरों की, मुशीरों की, हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है, या उनकी मनपसंद का कोई मसला है, ये तो हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। लेकिन जो 1 साल पहले प्रोसेस शुरू हुआ था वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ था। ये तो टीचिंग अस्पताल, जो बड़े अस्पताल हैं जिनके साथ मेडिकल कॉलेजेस भी एफिलिएटेड हैं, वहाँ पर ये सूरत हाल है। दूसरे जो अस्पताल हैं, चाहे वो शादरा है, मियाँ मुंशी का हॉस्पिटल, सैयद मिठा, यकी गेट, कोट ख्वाजा सईद और मजंग अस्पताल, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर भी सरबराह नहीं है। तो किसी भी इदारे का जब सरबराह नहीं होगा तो मुझे बताइए, वहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर्स, वहाँ पर काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ, उस अस्पताल के अंदर कायम सरकारी मेडिकल स्टोर या वहाँ से जहाँ से अद्वियात मिलती हैं, वहाँ पर अद्वियात की फरहमी की यकीन दहानी वो कौन करेगा जब सरबराह ही नहीं है। ड्यूटी रोस्टर जो है बनाने के बाद उसके चेक एंड बैलेंस कौन करेगा। डॉक्टरों को रोजमर्रा की बुनियाद पर एडवाइस करना या इमरजेंसी के अंदर, और फिर आपके अस्पताल के मामलात क्या है उसका जवाब दे भी कोई नहीं होगा। तो आप देखिए कि PTI ने यह दावा किया था कि हम हेल्थ की मिनिस्ट्री जो है एक प्रोफेशनल जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता खातून है उसके सुपुर्द कर रहे हैं और इसका नतीजा आवाम देखेगी। तो एक प्रोफेशनल के सुपुर्द करने के बाद ये सूरत हाल है कि महकमा सेहत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा है। देखिए, जब आप एक लंबे अरसे तक किसी भी इदारे में सरबराह नहीं रखते तो उसके नतीजे में उस इदारे का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। उसको असरनो रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और जब आप उसकी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उससे पहले जो उसका नुकसान हुआ है किस किस को हुआ, उस पेशेंट को हुआ जो वहां पे जाके इलाज कराने के घर से दाखिल होता है, उस पेशेंट को होता है जो इमरजेंसी में जाता है। अब इमरजेंसी हो गई या वार्ड हो गई, नुकसान और तकलीफ दूसरों को होती है, किसी इनमें से किसी को हो तो फिर हो। सुमरू साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो मैं इस खबर को वाइंड अप करना चाहूंगी। प्लीज खुदारा होश के नाखून लें। आप आगे जाकर आप लोगों ने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है कि लोग बिलबिला रहे हैं,
ना तो कोई सेहत की सहूलत है, और जिनका काम है सेहत सहूलियात प्रोवाइड करना वो वाकई लंबी तान के सो रहे हैं। हमने ब्रेक के बाद बात करनी है जी इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की, आज आखिरी तारीख है, इसकी बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जी। एफबीआर की तरफ से गोशवारों का हदफ पूरा करने में नाकामी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है और वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया गया है कि जी ये डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। जी सुमरू साहब, देखिए, इसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी एफबीआर की जानिब से बाकायदा तौर पर डिटेल शेयर की गई, क्योंकि वकला की जानिब से जो अपने अपने क्लाइंट्स के जो लोग टैक्स फाइल करते हैं या रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनकी जानिब से ये मुतालबा था कि गुज़िश्ता एक दिन तक तो आयरस जो उनका सिस्टम है जिसके अंदर बुनियादी तौर पर तमाम डेटा फीड करते हैं वो नहीं चल रहा था, वो बंद था, और दूसरी कुछ तकनीकी वजूहात थी, इसलिए तारीख में तोसी की जाए। तो एफबीआर ने ये कहा कि हमारा जो बुनियादी हदफ था वो पूरा हो गया। वो बुनियादी हदफ क्या था कि 13 लाख से ज़ायद अफराद ने जो टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, अब एफबीआर समझता है कि खाली टैक्स रिटर्न जमा कराना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो लोग अपने गोशवारे जमा कराते हैं और उसके नतीजे में उनको एक बड़ा टैक्स की मद में एक बड़ी रकम जमा होती है, वो हदफ पूरा हो गया। बाकी जो है वो सिर्फ टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं, उससे एफबीआर को कोई आमदन नहीं होती, तो इसलिए उनका बुनियादी हदफ पूरा हो गया। और कल जब उन्होंने अपनी डिटेल्स शेयर की कि एक दिन पहले यानी कि गुज़िश्ता रोज़ एफबीआर के उस सिस्टम के अंदर, आयरस सिस्टम में कोई कमोबेश 2 लाख के करीब अफराद ने अपने टैक्स गोशवारे जमा कराए, तो उन्होंने कहा हम अहदाफ पूरे कर चुके हैं, एफबीआर के अंदर हमारा जो टारगेट था वो मुकम्मल है, इसलिए हम इसकी तारीख में तोसी नहीं करेंगे। माजी में ये होता रहा है कि आखिरी दिनों में एक दिन पहले हुकूमत जो है वो ऐलान करती है, वो इसलिए करती है कि हुकूमत, देखिए एक एफबीआर का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, उसको जो अहदाफ दिए गए हैं उस पर वो इत्मीनान का इज़हार कर सकता है। एक हुकूमत की पॉलिसी है वो मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में लाना चाह रही है। देखिए, एक शख्स जो फाइलर बन जाता है, उस फाइलर बनने के नतीजे में हुकूमत को पैसे मिलें या ना मिलें, वो सिस्टम में आ जाता है। जब वो सिस्टम में आएगा तो उसको हर साल अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो हुकूमत को अपनी इस पॉलिसी पर अब नजरसानी करनी होगी कि वो मजीद लोगों को टैक्स नेट में अगर शामिल करना चाहती है तो वो कुछ दिनों का इजाफा कर दे। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट जवाब भी था क्योंकि सिस्टम स्लो रहा। देखिए, अगर एफबीआर ये कहती है कि हमारा हदफ पूरा हो गया और जो लोग टैक्स देते हैं या जिनका रिटर्न फाइल करने से एफबीआर को या हुकूमत को फ़ायदा होता है वो पूरा हो गया है, तो ठीक है, एफबीआर के अपने दावे हैं, लेकिन जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके तहत मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये एक साल में एक मौका होता है। अगर आप उसमें तोसी कर देंगे तो मज़ीद लोग जो है वो उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ दूसरा रास्ता क्या है कि आज की डेट में जो वकला हैं वो अपने अपने क्लाइंट की जानिब से एफबीआर को दरखास्तें फाइल करेंगे कि हमें जो है वो 15 दिन की तोसी दी जाए। एफबीआर का कानून है, उसके तहत उस फाइलर को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, वो 15 दिन में टैक्स फाइल कर लेगा। तो बात तो वही है, ये बगैर किसी जुर्माने के होता है। ये तो वो है जो पहले से फाइलर है, ये उनके लिए ये सहूलत है, इस पर जुर्माना नहीं होगा। ठीक है, वो 15 दिन का एक मार्जिन होता है। वो क्योंकि मैं फाइलर हूँ, हर साल अपने टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, तो वो मेरी क्योंकि वकील से बातचीत, तो मेरा एक सर्टिफिकेट कम था, उसकी वजह से मुझे वो रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप 15 दिन का मुझे मजीद वक्त दें। लेकिन जो लोग पहली दफ़ा फाइल कर रहे हैं उनके लिए तो टाइम नहीं है ना, तो उनके लिए सिस्टम ऑपरेटिव ही नहीं होगा, सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए हुकूमत की इंटरवेंशन यहाँ बनेगी, चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो, चाहे वो बरह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो। तब से आप ये इंस्ट्रक्शन एफबीआर को जारी करेंगे कि आप 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की तोसी कर दें। और मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि इसके अंदर तोसी होनी चाहिए और इसमें कोई वो हुकूमत को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच सुमरू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिए, हेडलाइन के बाद हम शो में एक बार फिर से हाजिर होंगे और डॉक्टर्स से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं जी, उनकी हमने बात करनी है और उनकी जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, जो जवाब पेश किया जा रहा है, उसकी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
तो स्टूडेंट्स के आपने नारे सुने जो कह रहे हैं जी NLE नामंजूर और इसके साथ साथ जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर रहे, एहतजाज करते रहे। फ़ीसों में जो बेजा इजाफा किया गया उस पर भी तलबा एहतजाज करते रहे, लेकिन तलबा की सुनने वाला कोई नहीं। और फिर ऑनलाइन इम्तिहान पे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे सवालात उठाए। तो असल में मेडिकल स्टूडेंट्स के मुतालिबात क्या थे, इनके मसाइल क्या थे, इस पर सबसे पहले रोशनी डालना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं जी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अजमत आवान मौजूद होंगे। तो उनसे जानते हैं बेसिकली इशू क्या था स्टूडेंट्स का, और इस पर किसी ने नज़रसानी करने की कोशिश की या मसला इनका झूम का तू है। अजमत बताइएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे स्टूडेंट्स के? हाँ जी, है ना। सबसे पहले तो नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको बताना यही है कि पहले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स का जो इम्तिहान है वो PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज कंडक्ट लेता था, लेकिन इस हुकूमत में अफरा तफरी है, रातों रात में एक ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है। प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो उसको एक दिन के अंदर, इतवार वाले दिन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एक कानून लेके आ जाते हैं, ना उसको पार्लियामेंट से पास करवाया जाता है। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जब आ जाता है उसके बाद से एकदम से नई पॉलिसीज़ फ़ौरन से लागू कर दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पॉलिसी देखी NLE की, नेशनल लाइसेंसी एग्ज़ाम्स। और नेशनल लाइसेंसी एग्ज़ाम जब से आया है हमने देखा है कि बच्चों का स्टूडेंट सड़कों पर प्रोटेस्ट किया है, और ना सिर्फ डॉक्टर्स, मेडिकल के स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ आ रहे हैं। अब NLE है क्या? नेशनल लाइसेंसी एग्ज़ाम्स। अब PMC ने ये कंडक्ट करवाया है कि पहले सिर्फ बैरून मुल्क वाले बच्चे जो NLE इम्तिहान थे वो देते थे। अब इन्होंने कहा है कि जितने भी 5 साल MBBS बच्चे करेंगे हाउस जॉब करने के बाद उन्हें नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। जो इस एग्जाम को पास करेगा लाइसेंस उसी को मिलेगा। लेकिन इस ऐलान के बाद से हम देख रहे हैं ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुए। बच्चों ने कहा कि जो NLE इम्तिहान वो किसी सूरत नहीं मानते, लेकिन एक डेडलॉक बरकरार था जिसको स्टूडेंट की जानिब से तोड़ा गया। उनकी जानिब से ये कहा अगर आपने NLE लेना है तो ज़रूर लें, लेकिन हम लोग आए हैं PMDC एक्ट के तहत। आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2020 में लेके आए हैं, तो 2020 के बाद जो बैच आएगा 25 में जाकर आप इसको लागू करवाएं। लेकिन यहाँ पर हुकूमतों को पता नहीं अगली हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, बस उसको फौरन लागू करवाना चाह रहे हैं। अब साथ ही में मैं आपको दूसरा इशू जो आजकल करंट चल रहा है, MD कैट का इशू। जो बच्चे MD कैट दे के फिर जो MBBS का एडमिशन लेते हैं उनका सबसे बड़ा मसला आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़िया तौर पर लिखा हुआ है कि फ्री एजुकेशन हर बच्चे का हक है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 500 रुपये से फीस बढ़ाकर 6000 रुपया फीस कर दी। अब एक बच्चों के जो वालदैन है आजकल की इतनी मुश्किल हालात में जब 3 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, अब बच्चों का जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो रहा है। 6000 फीस ली जा रही है। 6000 फीस के साथ अनाम जब हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के जो सदर डॉक्टर अशरफ तकी से उनसे भी सवालात रखे तो उनकी जानिब से पहले ये बताया गया कि हम एक बहुत जदीद किस्म का निज़ाम लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन निज़ाम होगा, बच्चों के अकेडमी छुड़वा दी जाएंगे, बच्चे घर बैठे आराम से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद वो ईजिली जाके पेपर दे लेंगे। सबसे बड़ा आना इनका ब्लंडर ये था, इन्होंने एक इम्तिहान जो है वो 30 दिन के लिए लिया। ये कहीं पर भी नहीं होता। आप ये मिसालें जो इंडिया की देते हैं वहां पर 1.8 जो मिलियन स्टूडेंट्स हैं, 18 लाख बच्चे MD कैट का पेपर देते हैं और वो एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है। यहां से आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की नाअहली देख सकते हैं कि एक इम्तिहान इनसे एक दिन में कंडक्ट नहीं हो रहा, 30 दिन का इन्होंने इम्तिहान लिया। और उसका जवाब क्या देते हैं? नियम सिस्टम लेके आए हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमें जरा इसको इतने ज्यादा बच्चों को टैकल नहीं कर सकते। अगर आप टैकल ही नहीं कर सकते तो आप घर चले जाएं। उसके बाद इशू क्या आ रहे थे ना, हमने देखा कि MD कैट के जो बच्चे थे, जब पहले प्रैक्टिस टेस्ट में उनको की आंसर्स गलत दे दी जाती थी। बच्चों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए कि अगर हमारी प्रैक्टिस में हमारे नंबर सही नहीं आ रहे, हम किस तरह बिलीव कर लें कि हमारे असल जो हमारा पेपर होगा उसमें भी ये इशू होगा। फिर हमने देखा कि जब MD कैट का पेपर हुआ है इस सितंबर से, जब से शुरू हुआ और कल इसका आखिरी दिन है, हम देख रहे हैं कि हजारों बच्चे, जो लाखों की तादाद में बच्चे, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो आंसर की दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत आ रही है। अगर हम कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं उसका मार्क्स भी काट दिया जाता है। 200 नंबर का पेपर है, वो हम लोग बच्चे कहते हैं हम लोग टॉपर है, 190 180 एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो नंबर है वो सिर्फ 120 130 आ रहे हैं। अब ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान भर में जो बच्चे हैं वो ये एहतजाज कर रहे हैं। उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो MD कैट का जो निज़ाम जो UHS करवाती थी वो फौरन निज़ाम लेके। अजमत थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने स्टूडेंट की तरफ से उठाया गया है, राइट पे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली थैंकफुल टू City 42 फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये तो अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि स्टूडेंट्स की तरफ से मसला बहुत ज़्यादा उठाया गया और हम लोगों ने, यानी हम PMA ने, इवन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले VP साहब से मिले, वाइस प्रेसिडेंट जो अली रज़ा साहब हैं उनसे मिले, अरशद तकी साहब से मिले और ये सारे प्रॉब्लम्स उनको बताए कि जनाब ये आप जो टेस्ट आप एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एक्ट के सेक्शन 18 में लिखा हुआ है कि ये एक दिन में एग्ज़ाम होगा। हाँ जी। और आप इसको महीने पे कराने जा रहे हैं, इसमें ये इशू होने हैं।
आप देखिए बच्चों को ये इशू हो रहा है कि हर एक को डिफ़िकल्ट लेवल डिफरेंट मिल रहा है, उसका इम्तिहान डिफरेंट है। जो बच्चे शुरू में इम्तिहान दे रहे हैं उनको टाइम प्रिपरेशन का कम मिला, और जो आखिर में महीने के आखिर में दे रहे हैं उनको उसका टाइम ज़्यादा मिला। फिर इनकी की गलत है, जो कि बेहिसाब बच्चे बता रहे हैं कि इनकी की गलत है। अब बच्चे ने तो अपने नॉलेज के मुताबिक सही जवाब देना है, उनके पास वो गलत मार्क हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ रहे हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो बच्चे अभी आखिरी दिनों में इम्तिहान दे रहे हैं उनको तो तकरीबन पेपर आउट हो चुका है, क्योंकि रोज़ाना जो शुरू के बच्चे आते थे वो अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे। इसलिए जो स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल ठीक है। और मैं आपके चैनल की वसातत से बहुत शदीद मजम्मत करता हूँ। कल पुलिस एक्शन जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उन मासूम बच्चों पे, उनके वालिदैन के सामने जो वो अपना हक लेने के लिए, और हक भी ऐसा कि जो उनसे छीना गया है, उनके साथ गलत हो रहा है, वो सिर्फ उस चीज़ की करेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल। वो तो कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे थे, और उनके ऊपर पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद किया। वालिदैन के सामने उनके बच्चों को, उनकी बच्चियों को पीटा गया। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, और बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिकंडक्ट होना चाहिए MD कैट, और ना सिर्फ रिकंडक्ट होना चाहिए, इससे बढ़ के हम ये कहते हैं कि अरशद तकी साहब और जो वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा हैं उनको मेडिकल कमीशन से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। ना सिर्फ रिज़ाइन करना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। अच्छा अबीरा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, एज ए स्टूडेंट ऑब्वियसली एक स्टूडेंट बड़े ख्वाब सजाए होते हैं, आप दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, आगे जाएँ टेस्ट में ये सब कुछ हो, क्या फील होता है? एक्चुअली इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। हमारी ये 12 साल की मेहनत है जो कि इन्होंने ऑलमोस्ट डेज में ज़ाया कर दिया है। दे डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड अस। अगर हम अपनी कंप्लेंट्स करते हैं तो इनके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है कि हमारा सिस्टम ठीक है, और ये जो 2 लाख बच्चे हैं ये सारे झूठ बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये 2 ठीक बोल रहे हैं, एंड हाउ कैन वी लाई? हर बच्चे को रोज़ डिफरेंट पेपर आता है, और हर बच्चा एक बात करता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। अक्सर हॉल्स में ये देखा गया कि ये लोग खुद इंटरनेट ऑफ कर देते हैं पीछे से, एंड व्हेन द स्टूडेंट्स कंप्लेंट अबाउट दिस, तो वो कह देते हैं कि आपके जो आंसर्स हैं वो सबमिट हो रहे हैं अगर नेट ऑफ भी है, लेकिन जब घर जाके आधे घंटे बाद रिजल्ट आता है तो देयर फेल। तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि आप स्टूडेंट्स के साथ एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। ऑनलाइन इम्तिहान की प्रैक्टिस को क्यों शुरू किया गया? इससे पहले जो तरीका था क्या वो दुरुस्त नहीं था? वो बिल्कुल दुरुस्त था, और वो अभी भी दुनिया में यूज़ हो रहा है। क्या हम इंडिया से इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं? इंडिया ने अभी टेस्ट कराया है और 18 लाख बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया है। 18 लाख बच्चों ने पेपर एंड पेन के साथ फिजिकल टेस्ट दिया। आप देखिए उस फिजिकल टेस्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तमाम बच्चों को एक ही ग्राउंड के ऊपर चेक किया जाता है, उनको आंसर की कॉपी घर दे दी जाती है, वो घर पे चेक कर सकते हैं, सो आपकी ट्रांसपेरेंसी भी होती है। ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया गया। आप ये देखिए कि बलूचिस्तान का बहुत सारा एरिया B क्लास एरिया कहलाता है, इवन पंजाब के दूर दराज एरियाज़ के अंदर, और जो बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, वहाँ मैं उन बच्चों के साथ अरशद तकी साहब से मिला। उस ग्रुप में जो बच्चों का ग्रुप मिला, उस ग्रुप के साथ मैं भी गया था, और वहाँ बच्चों ने उनको ये हाईलाइट किया कि जी बलूचिस्तान के बच्चे आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि जी हमने इंटरनेट कभी नहीं यूज़ किया, हमें तो पहली दफ़ा वहाँ पे टैब्स यूज़ करना पड़ा। तो इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट लेने के कोई जवाज़ नहीं बनता था। सिर्फ और सिर्फ ये जवाज़ इन्होंने इसलिए क्रिएट किया कि ये पैसे ज़्यादा कमाना चाहते थे। अच्छा, इस ओवरऑल सिचुएशन में मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है? जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप देखिए, ये वो टेस्ट जो पहले 500 रुपये में UHS और सिंध की यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी, KPK की यूनिवर्सिटी 500 में कराती थी, इन्होंने उसके 6030 रुपये रखे। आप देखिए इसमें से जो इनका कॉन्ट्रैक्ट अब आया है कंपनी के साथ, उस स्टेप्स का ऊपर फ़र्क ना पड़े ताकि कैलकुलेशन आज़ाद हो, वो उन्होंने 30 रुपये भी ले लिए बच्चों से वो पानी देने के भी। तो आप सोचें कि वो 500 रुपये में से भी आप 300 रुपये सकते थे, लेकिन इनकी आप लूट मार की इंतहा देखें कि वही टेस्ट 6500 रुपये में कराने की, अब आपको वजह समझ आ गई कि ऑनलाइन कराने की क्या थी। और इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे, उस स्टेट ऑफ द आर्ट उस मार्की का मैं आपको हाल बताता हूं। ठीक है, हम यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इम्तिहानात हो रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, और इस पर हमें किसी का कोई रद्दअमल नज़र नहीं आ रहा। तो क्या इसी तरह से इस मामले पर चुप रहा जाएगा? क्या स्टूडेंट्स के साथ
जो है वो जो मजाक किया जा रहा है उस पर कोई जवाब नहीं देने वाला, कोई तो इसका रास्ता निकालने की आप लोगों ने प्लानिंग की होगी या नहीं? जी देखिए जी, इसकी प्लानिंग ये थी कि स्टूडेंट सारे के सारे पहले तो हर जगह के ऊपर रिक्वेस्ट करते रहे। पीएमसी का अपना ट्विटर अकाउंट है, अपना फेसबुक अकाउंट है, उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में बच्चों ने उसके ऊपर लिखा और चीखते रहे कि जी ये सारा कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन कोई उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग जाके मिले, हम लोग जाके मिले वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर बच्चों ने एहतजाज का रास्ता तलाश किया। शायद ये गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि खुद एहतजाज के ज़रिए आई है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि एहतजाज से हो। अब जब एहतजाज हुआ तो वहाँ पे मैं भी मौजूद था। उन बच्चों की जो टीम अंदर मिली अरशद तकी साहब से, उसमें मैं भी मौजूद था। और वहाँ पे जो बातें हुई उसके 2 दिन के बाद उन्होंने एक झूठ पर मबनी प्रेस रिलीज़ अपनी वेबसाइट पे लगा दी। आप देखिए उसके अंदर उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की है कि डिफ़िकल्ट लेवल डिफरेंट है, आपकी की ठीक नहीं है, तो आप टेस्ट को रिकंडक्ट करें, पेन एंड पेपर के साथ फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, और उसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। यानी आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए अरशद तकी साहब ने उन चीज़ों के बारे में यानी अधूरा सच बोला, जो बच्चों ने बात की वो नहीं की। अभी वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी कि इनका इंटरनेट सिस्टम बहुत ज़बरदस्त, इन्होंने कहा कि जी है। वो बताया है कि किस तरह से जी, इन्होंने जब ऐड दी थी तो इन्होंने कहा था कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनी होगी जो इंटरनेशनली क्लाउड बेस्ड इंटरनेट सिस्टम के ऊपर टेस्ट लिया करेगी। और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि जी ये इंटरनेट नहीं है, ये तो इंट्रानेट है। इसका मतलब है कि 20 सिटीज़ के अंदर आपका एक सर्वर एक्सपोज पड़ा हुआ है चोरी होने के लिए, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन के लिए, उसको हैक करने के लिए पड़ा हुआ है। और वो जो इनका इक्विपमेंट है वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, और पड़ा हुआ कहाँ पे है? जहाँ मार्कियों के ड्रम्स, उनके बाजे और गाने बजाने वाली जगह पड़ी होती थी। अच्छा। और आप देखिए कि उनके वेटर्स इनके इन्वेजिलेटर्स हैं, और ये 600 रुपया ले रहे हैं, जबकि खर्च इनका टोटल 200 रुपये आ रहा है, पानी के पैसे भी ऊपर से ले रहे हैं। उसके बाद तकी साहब ने जो अपनी इन्होंने प्रेस रिलीज़ की, उसके अंदर एक और उन्होंने कहा कि जी कोई किसी बच्चे ने आउट ऑफ द कोर्स जो क्वेश्चंस हैं वो हमें बताया नहीं। वे बात यह है कि आपने अपने एग्ज़ाम के बाद कोई फीडबैक आपने फॉर्म नहीं फिल करवाया। फीडबैक तो लोग आपको ट्विटर अकाउंट पे और फेसबुक पे दे रहे हैं। हमारे साथ अबीरा मौजूद हैं। आपको इन मुश्किलात का सामना रहा? कोई आउट ऑफ आपके सिलेबस क्वेश्चन आया और आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था, वो शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे जो है वो मैक्सिमम जो है वो 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। हमें फेडरल के कोर्स से जो है वो दिया जाता है। बेसिकली हमारा जो एफएससी का लास्ट पेपर था वो था 27 जुलाई को। एंट्री टेस्ट का रूल ये कि 120 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एंट्री टेस्ट। हमें मैक्सिमम 30 डेज भी नहीं मिले, एंड इसके लिए हमने एफएससी में ही तैयारी शुरू कर दी थी। हमारे टीचर्स सारी रात बैठ के लेक्चर्स हमारे लिए बनाते थे। हमने एक दिन में 10-10 घंटे की क्लासेस ली हैं। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर एवरीथिंग। इन द एंड क्या हुआ, इन्होंने हमें आउट ऑफ सिलेबस जो है वो दे दिए क्वेश्चंस। सेकेंडली हमें इंटरनेट के इश्यूज़ वहाँ बहुत आए। अपेरेंटली अगर वाईफाई का निशान आ भी रहा होता है ना, तो इट हैपन्स कि अगर वो ज़रा सा भी सिग्नल ड्रॉप करे तो सिस्टम हमारा पीछे से आंसर एक्सेप्ट नहीं करता, दो वी आर सबमिटिंग द टेस्ट। बिल्कुल सही कहा जी, ये तो तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, फिर भी जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही टिप्स कंपनी की जानिब से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अली रज़ा साहब बहुत शरूर और बहुत चालाक आदमी हैं। ये पहले कानून बनाते हैं और कानून अपने माइंड में वो करप्शन रख के बनाते हैं ताकि कल वही कानून इनको सपोर्ट करे। देखिए, इन्होंने कानून ये बनाया कि जी हम इंटरनेट के ऊपर लेंगे, जबकि इंटरनेट के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं थी, ऑनलाइन टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। टैप्स कंपनी ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं जब अपनी इनकी टेंडर की डेट ख़त्म हो जाती है, पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए। मैं तो हैरान हूँ कि टैप्स कंपनी पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर बनी, SCCP के उसूलों के खिलाफ बनी। इन्होंने बगैर किसी के पूछे हुए जाइंट पर्पज़ व्हीकल बना ली, एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बना ली जो कि तहफ़्फ़ुज़ देती है सोर कंपनी को। इसमें PMC को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। और आप इनकी पहुँच देखिए कि जो अभी तक पेपरा इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सका। पेपरा ने एक कमेटी बनाई, इन्होंने उस पर एतराज़ कर दिया जी कि ये इंक्वायरी अफसर ही चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो इंतहाई ईमानदार टाइप के अफसर थे, वो इनके काबू में नहीं आए होंगे। उसके बाद इन्होंने ये किया कि वहाँ गए ही नहीं। अभी जो कोर्ट्स के अंदर भी मुकदमात चल रहे हैं, इन बच्चों के कोर्ट्स में मुकदमात चल रहे हैं, हमारा PMA का एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अभी तक वो सारे का सारे पेंडिंग चल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इन लोगों की पहुँच कहाँ तक है। अगर आप सोचें तो इनके पीछे कौन है? इनके पीछे इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के ये हैंड पिक्ड बंदे हैं,
और मेरी इमरान खान साहब से ये इंतहाई दर्दमंदाना और बहुत ही पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी आप खुद इस मामले में देखें। आप एक ऑनेस्ट आदमी हैं, इमरान खान साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी इसकी रियासत ही होती है। जी बिल्कुल, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, क्योंकि ये जिन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो लोग इनको बहुत ज़्यादा बदनाम कर रहे हैं। टैप्स कंपनी, लोगों का ये कहना है कि ये शायद इन्हीं के काउंसिल के अपने लोगों की कंपनी है और इसको इसलिए नवाजा जा रहा है। आप देखें, इन्होंने हाई कोर्ट के एक और रूल की खिलाफ वर्जी बकाया जात के हवाले से जो जी बकाया जात के हवाले से हाई कोर्ट ने क्लियर रूलिंग दी, क्योंकि इन्होंने 15.5 करोड़ रुपया टैप्स कंपनी को एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे विदाउट एनी वारंटी इशू कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप अभी कोई और पेमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने उसको 86 लाख की पेमेंट कर दी है और तौहीन अदालत की हुई है। अब अदालतें भी शायद, मुझे तो आई एम सॉरी टू से, मैं पहले से कह देता हूं कि इस पे तौहीन अदालत का मुकदमा ना मेरे ऊपर चल पड़े कि अदालतें भी बेबस नजर आ रही हैं हुक्मरानों के साथ। रीमार्किंग के हवाले से क्या कोई तरीकाकार वजह किया गया है इस? जी, इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कहा है कि रीमार्किंग हो ही नहीं सकती। आप देखिए, एक और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहते हैं जी कि ये डाटा एनक्रिप्टेड डाटा है, इसको डीक्रिप्ट करने में 6 महीने लग जाएंगे। भाई आप देखें, एक आम आदमी को भी पता है, कंप्यूटर वाले को, कि आपने एक की के साथ उसको एक कमांड के साथ आपने उसे क्रिप्ट करना होता है और एक ही कमांड के साथ आपने उसे डीक्रिप्ट करना होता है। हमने तो इनको ये कहा है कि आप ये करें कि रिकंडक्ट करवाएं टेस्ट, जो प्रॉपर सोल्यूशन है। रिकंडक्ट करवा के आप, अब पूरा आपका टेस्ट हो गया, आप दोनों को मैच करें। ठीक है। एक एजुकेशन की टर्म होती है जिसको टेस्ट रीटेस्ट वैलिडिटी कहते हैं, कि अगर फ़र्ज़ किया आपका एक टेस्ट लेते हैं, आपने को अगर सब्जेक्ट पे अबूर है तो उसी डिफ़िकल्ट लेवल का एक और टेस्ट में भी आप सेम ऑलमोस्ट परफॉर्म करें। और ये स्टूडेंट का राइट है, ये स्टूडेंट का राइट है। आप रिकंडक्ट करें और आप अपने एग्जाम के साथ कंपेयर करें, फिर तो हम मानेंगे कि आपका सिस्टम ठीक है। लेकिन ये सिस्टम इंतहाई करप्ट है और ये करप्शन बेस्ड है। लॉ की आप बात कर रहे हैं, ये लॉ फैसिलिटेटेड क्राइम कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, अब ये मामलात नाज़रीन आपके सामने है। स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात को ना तो सुना जा रहा है और ना तो जो उनकी तरफ से दुहाई दी जा रही है। अब सारी ज़िंदगी का ख्वाब लिए मेहनत किए जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है कि जी आउट ऑफ सिलेबस उनको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, फिर ये जो ऑनलाइन इम्तिहान के नाम पर मजाक किया जा रहा है। तो अबीरा, अगर यही सिस्टम इसी तरह से रहा, ना आपकी सुनवाई हुई, तो क्या देख रही हैं अपना मुस्तकबिल? देखें, हमारे लिए सेकंड ऑप्शन चूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स ने यही सोचा हो कि हमने जाना ही MBBS में है, तो हाउ कैन दे थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस? बिल्कुल, हमने सब करके देख लिया, हमने ट्विटर पर ट्रेंड चला के देख लिया, हमारी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम सड़कों पर निकलेंगे। हमने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट में क्या हुआ है? टॉर्चर हुआ है, बच्चों को जो है वो जेल भेज दिया गया। हमेशा से स्टूडेंट्स की आवाज़ बने रहे हैं, पिछली जो सारी साल मेहनत करवाते हैं वो भी स्टूडेंट्स के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात में जो है वो पेश होंगे। असातिज़ा की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने? जी बिल्कुल, असातिज़ा अगर आप वहाँ पे देखें, यहाँ लाहौर में एक तंजीम मौजूद है असातिज़ा की, एक जो स्कूलों की तंजीम है, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि जी गलत है। फैसलाबाद के अंदर आप देख लें, वो खुरम साहब हैं वहाँ पे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, सारे टीचर्स को लेके साथ चल रहे हैं। और ये तो पूरे के पूरा तमाम तबका जो जितने स्टेक होल्डर हैं सिवाय PMC के, और आप देखिए PMC के अंदर भी 3 लोग फारग हो चुके हैं, क्योंकि उनको इख्तलाफात थे। जो उनके फिनंशियल बंदा जो मैनेजर था वो चेंज हुआ, वो सिर्फ इसलिए उन्होंने उसको निकाला, बल्कि धमकी दी और उसने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो पेमेंट मज़ीद नहीं करना चाहता था। उनका जो मेंबर एग्जामिनेशन है, वो इन इख्तलाफात की वजह से कि ये MD कैट आप ठीक नहीं कर रहे, वो उन्होंने उसको टर्मिनेट कर दिया। तो विद इन माजरत के साथ इस तमाम गुफ्तगू से जो हम अंदाज़ा लगा सके हैं वो सिर्फ पैसे बनाओ पैसे कमाओ पॉलिसी है, और उस पर किस तरह से स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है, ये समझ से बाहर है कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर ये तमाम हालात इस तरह से, कोई हिकमत अमली बना रखी है आपने, कोई प्लानिंग कर रखी है कि ये हमारा सेकंड प्लान होगा? देखें, एक तो कौम ने प्लानिंग कर रखी है कि जी इस गवर्नमेंट को दोबारा नहीं लेके आना। जो हमारी प्लानिंग है वो यही है कि हम बार बार गवर्नमेंट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमने PMA ने वज़ीर आज़म साहब से मिलने की दरख्वास्त दी हुई है कि वो हमें मिलें, प्रेसिडेंट साहब मिलें। हो सकता है कि उनको अभी तक, क्योंकि मुल्क के अंदर मामलात इतने बड़े बड़े हैं कि उनके लिए शायद ये मामला छोटा सा हो, तो हम चाहते हैं कि हम जाके उनको बताएं। और अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो फिर ज़ाहिर है बाकी ऑप्शंस तो आपको पता है कि वो तो मौजूद हैं, लेकिन हम ऐसी किसी ऑप्शन पे नहीं जाना चाहते जिसमें आम आवाम को तकलीफ हो।
बिल्कुल, और ऐसा होना भी लेकिन चाहिए। मजबूरी हुई तो हम ज़रूर करें। बिल्कुल। अबीरा, कोई मैसेज आप देना चाहें? मेरी जो है वो इमरान खान साहब से अपील है कि काइंडली हमारे इस इशू पर जो है वो नोटिस लें, वो कोई एक्शन लें। आप लोग तो यूथ को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड अगर हमारे साथ यही होता रहा तो हाउ कैन वी ट्रस्ट PMC, हाउ कैन वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट कि हमें जो है वो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है इधर के नहीं। एंड वी रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू जस्ट टेक एक्शन ऑन आवर इशू, एंड वी वांट MDCAT टू बी रिकंडक्टेड इन अ सिंगल रिटन फॉर्म। और इन स्टूडेंट्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का ही मुतालबा किया जा रहा है। तो आई होप कि कोई ना कोई इस मसले का हल ज़रूर निकाला जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तालीम अच्छे तरीके से आगे जारी रख सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी बच्ची से, एक ऐसी हमारे साथ नौजवानों में से हमारे मौजूद हैं जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। सईदा ईमान ज़ारा, जो पाकिस्तान का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है जिसने 14 साल की छोटी सी उम्र में जो है इमान्स किचन के नाम से अपना ज़ाती बिज़नेस जो है वो शुरू किया। ऑब्वियसली कोई प्लानिंग थी इसके पीछे, जो इतनी छोटी उम्र में ये प्लान कर लिया कि अपना कुछ करना है, बिज़नेस करना है। तो वो प्लानिंग क्या थी? दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, और बिज़नेस करके जो पैसे कमाए जाएंगे उससे दूसरों का ख्याल रखना है। तो अपनी मेहमान की तरफ बढ़ेंगे, जान लेते हैं कि शौक़ उनमें कैसे पैदा हुआ, कैसे सोचा, और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना। वाकई आप छोटी उम्र में बहुत छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं, आप अपनी तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन दूसरों का ख्याल करना बहुत बड़ी बात है। तो अपनी मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहमान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, ख्याल कैसे आया कि आपने कुछ करना है? मैं अपने बचपन से अपने बाबा को देखती आ रही थी कि वो लोगों की मदद करते थे, और मेरा भी बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं लोगों की मदद करूं। तो फिर मैंने इमान्स किचन स्टार्ट किया और फिर उससे लोगों की मदद स्टार्ट कर दी, और अभी तक वही करती आ रही हूँ। और जितना अर्न करती हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको? मुझे 1 साल हो गया है। जब मैं 13 इयर्स की थी तब से मतलब मैं सीखना स्टार्ट कर दिया मैंने यूट्यूब से किस तरह चीज़ें बनाते हैं, और फिर जब मैं 14 इयर्स की हुई लास्ट ईयर तो फिर मैंने अपना बिजनेस सही अच्छा, चीज़ें बनाना सीखी हैं आपने? क्या क्या बेसिकली बनाना सीखा? मैंने सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है, कहीं से कोई क्लासेस नहीं लिए हैं। घर में किसी की हेल्प बढ़ेगी? मामा को भी बल्कि मैंने अपने साथ सिखाया है ताकि वो मेरी इस काम में मदद करें, और यूट्यूब से सारा कुछ सीखा है। केक्स बनाना, ब्राउनीज़, कुकी बार्स, कपकेक्स, बिस्किट्स, जितनी चीज़ें होती हैं सारी। सही। अच्छा जी, अब ईमान के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ। ईमान ने बेसिकली केक बनाना शुरू किए, और ये सब कुछ ईमान ने कहाँ से सीखा? जैसा कि ईमान ने बताया कि यूट्यूब से ये सब कुछ इन्होंने सीखा और अपना छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मुझे बताएं, ऑर्डर्स वगैरह मिलते थे फिर आपको? लोग सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट बहुत करते हैं, और ऑर्डर्स मिलते हैं। लोग इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं। सब चीज़ें फिर तकसीम करती हैं। किस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं? लोग खुद राब्ता करते हैं कि आप जाके खुद सर्च करती हैं कहाँ पर लोगों को ज़रूरत है किसी चीज़? पहले मैं खुद जाती हूँ अपने बाबा के साथ बाहर, और फिर जाकर लोगों को देख कर आती हूँ कि कौन इस मतलब कौन ज़्यादा ज़रूरत डिज़र्विंग कौन है, कौन ज़्यादा डिज़र्विंग है। फिर उनके पास खुद जाकर उनको देख कर आती हूँ। अच्छा, क्या प्लान किया होता है कि खाने पीने की चीज़ें, राशन का सामान? मैंने लोगों को मतलब मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास स्किल्स हैं, उनके पास टैलेंट है, उसको यूज़ करके वो खुद अर्न करें। तो कभी राशन, कभी खाना, और कभी मेरा जो मेन मकसद है वो कि लोगों को उनकी बेसिक नीड्स हैं उनसे प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इतनी अर्निंग आपको हो जाती है कि आप इस तरह से लोगों की हेल्प कर सकें? इतनी नहीं होती, बाकी ऑब्वियसली महंगाई इतनी ज़्यादा है ना। बाकी खुद भी जो मेरी पॉकेट मनी वगैरह होती है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और घर वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब डोनेशन देने की बारी आती है तो इतनी डोनेशन इकट्ठी नहीं होती हैं। अभी मैंने लोगों को कूलर्स प्रोवाइड किए थे, और अभी 1-2 दिनों में मैंने लोगों को टेंट्स प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि उनके पास छत नहीं थी रहने को, तब मैंने उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करना है। सही। तो देखने वालों को आप मैसेज क्या देना चाहेंगी? देखने वालों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को किसी मकसद के लिए भेजा है, और वरना तो फरिश्ते भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए काफ़ी थे। तो इंसानियत की खिदमत करें, और जितने आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको सपोर्ट करें।
जी, तो ज़िंदगी का मकसद अगर आप ये बना लेंगे कि आपने दुखी इंसान मत करनी है, तो जैसे हमारी मेहमान ईमान जो है वो एक मकसद को लेकर चल रही हैं, तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता रहता है और आपके लिए आसानियाँ पैदा करता रहता है। थैंक यू सो मच ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड लक, इसी तरह से आप लोगों की खिदमत करती रहें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।